डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 10 है, किशोरावस्था की ओर। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम देखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में इन चैप्टर्स की अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा स्त्रावित पदार्थ का नाम क्या होता है? तो ये नाम होता है हार्मोन। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां बहुत प्रकार की होती हैं और बहुत प्रकार के हार्मोन है वो हमारे शरीर में स्त्रावित होता है। दूसरा, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। तो किशोरावस्था की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1-2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। यह अवधि व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋतुस्राव क्या है? वर्णन कीजिए। स्त्रियों में जनन अवस्था की शुरुआत यौनारंभ की आयु से प्रारंभ होता है, जो एक सामान्य रूप से प्रत्येक 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस चक्र की एक अवस्था में गर्भाशय से रुधिर प्रवाह होता है। इसको मासिक धर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। इस चक्र में लिंग हार्मोन गर्भाशय की दीवार को अंडे से चिपकने के लिए तैयार करता है। जब गर्भ धारण नहीं होता तो दीवार की तरह टूट जाती है और डिस्चार्ज हो जाती है। पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में आरंभ होता है, जिसे रजोद्रम कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव अनियमित हो सकता है, उसके बाद नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। नेक्स्ट है, यौनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। यानी यौनारंभ में जो लड़का और लड़की है उनके शरीर में क्या परिवर्तन होता है? देखिए, शरीर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि हो जाती है। लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों की कमर के नीचे का क्षेत्र चौड़ा हो जाता है। आवाज में अचानक बदलाव आता है। पसीने की ग्रंथियों और वसा में ग्रंथियों का स्त्राव बढ़ जाता है। युवाओं के चेहरे पर मुहासे और दाने हो जाते हैं। लड़कों में अंडकोश में शुक्राणु बनने लगते हैं तथा लड़कियों में अंडाशय बड़े हो जाते हैं और अंडे परिपक्व होने लगते हैं। मस्तिष्क में सीखने की क्षमता अधिकतम हो जाती है। लड़कों की मूछें और दाढ़ी बढ़ने लगती है। लड़कियों के स्तन विकसित होने लगते हैं और प्रजनन प्रणाली विकसित हो जाती है। ये 10 तरह के बदलाव होते हैं शरीर में हमारे यौनारंभ में। नेक्स्ट है, 2 कॉलम वाली सारणी बनाई जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उसके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पीयूष, ये वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। थायराइड ग्रंथि होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनलिन हार्मोन। अग्नाशय ग्रंथि, इंसुलिन हार्मोन। वर्षण पुरुष, टेस्टोस्टेरोन। अंडाशय एस्ट्रोजन स्रावित करता है। नेक्स्ट, लिंग हार्मोन क्या है? उसका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है? उनके प्रकार बताइए। तो लड़कों और लड़कियों में माध्यमिक यौन लक्षणों के लिए जिम्मेदार हार्मोन को सेक्स हार्मोन कहा जाता है। लड़कों के वर्षण में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है, जो चेहरे के बालों की वृद्धि, आवाज में भारीपन और प्रजनन प्रणाली के विकास जैसी विशेषताओं को विकसित करता है। इसी तरह अंडाशय महिला हार्मोन एस्ट्रोजन को स्रावित करता है, जो स्तन ग्रंथियों के विकास में मदद करता है, फूलों का भारीपन आदि। सेक्स हार्मोन एक ऐसी विशेषताओं का उत्पादन करते हैं जो पुरुष और महिला के बीच अंतर करने में मदद करते हैं, इसलिए उन्हें सेक्स हार्मोन या लिंग हार्मोन भी हम कहते हैं। नेक्स्ट है, सही विकल्प चुनिए। किशोर को सचेत रहना चाहिए, वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि। तो इसका हो जाएगा, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, स्त्रियों में जनन आयु का आरंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? तो रोटी, दाल और सब्जियां। नेक्स्ट आपको टिप्पणी लिखनी है। 3 पॉइंट दिए गए यहाँ पर। एडम्स पोल, गौण लैंगिक लक्षण और गर्भस्थ में लिंग निर्धारण शिशु का। तो सबसे पहले हम एडम्स पोल की बात कर लेते हैं। एडम्स पोल यानी हमारा जो कंठ होता है, कंठ में जहाँ से आवाज निकलती है उसको हम एडम्स पोल कहते हैं। यौनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लेरिकन्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट और उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स पोल या कंठमणि कहते हैं। दूसरा यहाँ पर आपके सामने है गौण लैंगिक लक्षण है। तो गौण लैंगिक लक्षण को हम देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्षण एवं अंडाशय जनन अंग है, वे युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में सतनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं अर्थात दाढ़ी मूछें आने लगती हैं।
लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। और तीसरा बिंदु आपके यहाँ पर दिया गया है, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण, यानी गर्भ में जो शिशु होता है उसका लिंग कैसे निर्धारण होता है कि वो लड़का है या लड़की। तो सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग सूत्र है, जिन्हें हम एक्स और वाई कहते हैं। स्त्री में 2 गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में 1 एक्स और 1 वाई होता है। यानी पुरुष में एक्स और वाई होता है और महिला में दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं, एक्स और एक्स होते हैं। युग्मक में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है, यानी युग्मक जब बनता है तो एक जोड़ा यहाँ से आता है, यानी एक गुणसूत्र यहाँ से, एक गुणसूत्र यहाँ से। एक्स और एक्स जब आता है तो लड़की का जन्म होता है, और एक्स और वाई का जब निर्मोचन होता है या इनका जो संलयन होता है तब लड़का पैदा होता है। देखिए, अनिषेचित अंडाणु में सदा एक गुणसूत्र होता है, एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र और दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निमोचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। यह धारणा है कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी मां उत्तरदायी है, पूर्णतः निराधार और अन्यायसंगत है। यानी लड़का या लड़की के जन्म के लिए जो निर्धारित होता है वो पिता के गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होता है, न कि माता के गुणसूत्र। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर नंबर 10 के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर जो इस वीडियो में हमने देखे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।